नमस्कार। आज सभी मित्रों परिजनों को भावगंगा के 90वें अंक में 90th अंक में स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में चुनावों का तीसरा चरण है। बस सभी लोगों से यही आग्रह है कि खुली आंखों से वोट दें, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दें। जनता मालिक है, वो मालिक हैं। वोट देते समय मालिक अपने प्रतिनिधि को चुनता है, सेवक को चुनता है। उस भाव से वोट दें जो उनकी सेवा करे, उसको नियुक्त एक तरह से वह अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का फैसला देना है। जिसका उसने इंटरव्यू लिया इतने दिन तक या जिसको जानता है, वो ये ना सोचे कि किसी मालिक को चुन रहा है, वह अपने सेवक को चुन रहा है। उस भाव से वोट दें। संविधान ने जनता को मालिक बनाया है, संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया है। तो हमें ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना है जो हमारा सेवक रहा है और आगे भी जीतने के बाद भी सेवक ही रहेगा। और सेवक 24 घंटे सेवा के लिए होता है। सेवक एक बार आने के लिए और फिर अगले 5 साल आने के लिए नहीं होता है। तो बहुत ध्यान से आँख खोल करके वोट देना है। और इस मौके पर वो लोक कथा चींटी और व्यवस्था वाली कहता हूँ, उसको कह देना, उसको बार बार कहना चाहिए। आज फिर उसको दोहराता हूँ ताकि लोगों के मन में उसका असर हो। तो चींटी और व्यवस्था वाली वो कहानी आज ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है। जनता के लिए एक अवसर है कि वह अपने अच्छे सच्चे सेवक चुने जो कि अगले 5 साल तक प्रदेश का भविष्य और जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, हर प्रदेशों का भविष्य सुनिश्चित करें। तो वो लोक कथा मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन हर बार उसको सुनने की ज़रूरत है। नए नए लोग देखते सुनते रहते हैं और आप भी सुनने के बाद उसे आगे भी फैलाइए। लोकतंत्र की जननी है वो कहानी। जब दुनिया में तानाशाहियाँ थीं, कबीलाई शक्तियाँ थीं, उसके कंट्रोल नियंत्रण करता था एक हेडमैन होता था, या जब राजशाहियाँ थीं, या जब और डिक्टेटरशिप्स थे, सैनिक तंत्र थे, उस समय भी इस कहानी ने, लोक कथा ने लोकतंत्र के बीज को जीवित रखा है। और ये खुशी की बात है कि पिछले 3-4 शताब्दियों से धरती पर लोकतंत्र आया, जो व्यवस्था की सबसे अच्छी पद्धति है वर्तमान समय में। क्योंकि सबसे अच्छी तो है जीवोक्रेसी, जिसमें सारे जीव जंतु वनस्पतियों की राय ली जाए। लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक लोकतंत्र ही नेचर का कॉन्शियसनेस के साथ, प्राकृतिक पर्यावरण के कॉन्शियसनेस के साथ अगर लोकतंत्र भी आ गया तो वो धरती के लिए कल्याणकारी होगा। तो अभी लोकतंत्र तो आ गया है, लेकिन उसमें जन सशक्तिकरण का भाव नहीं आया है। अभी भी पार्टियां हावी हो जाती हैं, वह तय करने लगती हैं। जनता में मालिक होने का भाव नहीं आया है। और ये केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी यही हाल है। लोकतंत्र कागज़ों में आ गया है, लेकिन ज़मीन पर उतारने में अभी 50-100 साल भी लग सकते हैं, 20-25 साल भी लग सकते हैं। जितना इसके लिए प्रयास किया जाएगा उतना समय लगेगा। लोकतंत्र है मतलब जनता मालिक है। जनता अगर मालिक है तो हर मुद्दे पर बहस करते समय या वोट देते समय जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता जिनको अपना प्रतिनिधि चुनती है विधानसभा या लोकसभा के लिए, तो वहाँ जा कर के किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय जिस जनता ने चुना है उसी से तो आके पूछेंगे कि बताइए हम आपके प्रतिनिधि हैं, क्या वहाँ बोलें, क्या कहें। जाहिर सी बात है कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतने लोग हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तो मत कि नहीं हो सकता। लेकिन अधिकांश लोगों की क्या राय है वह उसको जा कर के वहाँ पर उस हिसाब से बोलना है। तो वो उसको जनता का प्रतिनिधि होना है। लेकिन हो ये रहा है कि जीतने के बाद वो पार्टी लाइन टो करने लगता है या किसी पार्टी के आका का प्रतिनिधि बन जाता है। तो जनतंत्र की तो वहीं हत्या हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपको शपथ
दे कि जीतने के बाद भी आपका प्रतिनिधि बना रहूँगा, जो आपके दुख दर्द को समझूंगा। यही लोकतंत्र है। राजतंत्र से जब डेमोक्रेसी आई, लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ब्रिटिश क्वीन से सत्ता जनता के हाथ में आई संविधान बन जाने के बाद। लेकिन हो ये गया कि सत्ता पार्टियों के पास चली जा रही है। जनता इस भुलावे में है कि प्रजातंत्र है, हम मालिक चुनते हैं, जिनको हम जिताते हैं वो मालिक हैं, या ये पार्टियां ही सर्वे सर्वा हैं, जिसकी सरकार बन जाती कहते हैं उस पार्टी की सरकार है, जबकि सरकार तो जनता की होती है और वह अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ पर नियंत्रण करते, फैसले जनता को करना है। ये पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर लिया गया है पार्टियों द्वारा। हुआ ये कि ब्रिटिश क्वीन की सत्ता थी, आज़ादी के बाद जो पार्टी पावर में आ जाती है उसकी सत्ता मान लेते हैं लोग, या वो सत्ता पे प्रैक्टिकली कब्जा कर लेता है, सत्ता नसीन हो जाता है। तो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश की जगह पे अब 2 या 3 या 4 या 5 जितनी पार्टीज़ हैं वही सत्ता नसीन हो जाते हैं और घूम फिर करके उन्हीं के बीच में सत्ता जाती रहती है। एक तरह से अब राजा चुनाव के द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक बड़े नेता ने कभी आज़ादी के बाद कह भी दिया था कि अब राजा रानी की कोख से नहीं बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे। वहीं पर ये सब दिमाग में पोल्यूशन और बरगलाना शुरू हो गया कि भले लोकतंत्र है लेकिन इसको प्रजातंत्र में बदल दिया गया। ये लोग राजा चुन रहे हैं और पार्टियों की सरकार चुन रही, पार्टियां राजा की तरह से बिहेव कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है? तो अब लोकतंत्र का असली अर्थ समझिए, अपने सेवक चुनिए। पार्टियां इररेलेवेंट होनी चाहिए, पार्टियां केवल फैसिलिटेटर होनी चाहिए लोगों, अच्छे लोगों को विधानसभाओं में पहुंचाने के लिए। पार्टियां सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, पार्टियां सरकार बनाने के लिए नहीं है। सरकार हमेशा जनता की होती है। इस चुनाव में कम से कम आप पार्टी ना देखिए, जितनी ही पार्टियां सशक्त होंगी उतना ही आप कमज़ोर होंगे, लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और मैं ये एक पार्टी भी मैंने प्रयोग के लिए बनाई, सर्वोदय भारत पार्टी। पार्टी बनाने के बाद भी आज ये कह रहा हूँ कि पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। हर जो भी प्रतिनिधि है वो सीधे सीधे जनता का प्रतिनिधि है, पार्टी के गुलामी करने के लिए नहीं है। विधायक या सांसद वह अपनी चेतना से, अपनी सेवा की भावना से, जिस जनता ने चुना है उनकी सेवा की भावना से, उनकी नुमाइंदगी करते हुए वहाँ रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इस भावना को दिमाग में रख करके ही वोट देना है, और किसको वोट देना है, कैसे पहचानना है कि कौन अच्छा है, इसी के लिए वो कहानी लोग जो इसको मैंने कहा था कि वो ज़रूर सुनाएंगे, तो उसको बार बार सुनने की ज़रूरत है। और वो कहानी पूरी दुनिया में है। पहले मैंने अपने गांव में सुना था, लेकिन जब बड़े होने पे पूरी दुनिया की लोक कथाएँ, हर भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की, तो वही लोक कथा मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली और तमाम भाषाओं में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में मिली। एक कहानी जो पूरी दुनिया में फैल गई, सोचिए उसमें कितनी ताकत है, कितना ज़रूरी है वो कहानी धरती के लिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव तक वो ट्रैवल करती चली गई। जब सोशल मीडिया नहीं था, छापे खाने नहीं थे, अखबार नहीं था और कम्युनिकेशन के और साधन नहीं थे, प्रेसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहानी फैल गई क्योंकि उसमें जीवन का एसेंस है, ज़िंदगी का तत्व है। तो वो कहानी बचपन में सुनी तो यूं ही लगी, लेकिन जब ये देखा कि ये दूसरी भाषाओं में भी है तो सोचा कि कितना इसमें पावरफुल मैसेज है, और जितना ही उसको सोचता गया उसका ही उसका अर्थ निखरता गया। और कहानी बहुत छोटी सी है। एक चीज़ और कह दें कि लोक बड़ा व्यापक शब्द है। लोक का मतलब आलोक से बना हुआ है। जहाँ रोशनी हो, जहाँ आंखें खुली हों, वहाँ खुली आंखों वाले लोग ही लोक बनाते हैं। खुली आंखों वाली जनता ही लोक बनाती है। जनता तभी लोक होगी जब वह
आँखें उसकी खुली, लोक देखना आलोक से बना। तो लोक कथा, जिस कथा में जीवन का आलोक है, जीवन का जीने का सही तरीका है, खुली आँखों से रचा गया है, जो चाहे लोकगीत हो, चाहे लोक कथा हो, ये खुली आँखों वाले लोगों ने रचा है। और लोकतंत्र भी केवल जनता नहीं, खुली आँखों वाली जनता से लोकतंत्र बनता है। अगर बंद आँखों वाली जनता है, या संविधान या अपनी शक्ति को न पहचानने वाली जनता है, तो वो भीड़ है। भीड़ तंत्र से हमें लोकतंत्र बनाना है, और उसके लिए आँखें खुली होनी ज़रूरी है। सबसे पहला लेसन लोक का है, लोकतंत्र का या गणराज्य का है कि आँखें खुली हों। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा लगातार इसी बात पर ध्यान चलता रहता है, हर चाहे और कहीं लेखन हो या भावगंगा हो, कि लोग अपनी आँखों से देखें, अपनी आँखें खुली रखें। और यही बात बुद्ध भी बार बार कहा करते थे। तो अब आते हैं उस कहानी पर, जो लोक कथा है, खुली आँखों वाले लोगों ने इसे कहीं रचा होगा और पूरी दुनिया में फिर ये फैलता चला गया। लोगों ने पूरे मन से इसको आत्मसात किया और फैलाया। सेल्फ प्रोपोगेशन, जब कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप लोग फैलाने लगते हैं। सेल्फ प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज होता है, जो ज़रूरी ज्ञान होता है वो अपने आप लोग फैलाते हैं, उसके लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो एक मुंह से दूसरे मुंह, एक घर से दूसरे घर, और एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर फैल जाता है। तो कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी मैं कई बार सुना ही चुका हूँ। दो चिड़िया थीं, तोता मैना, बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। उसको सोचते हैं कि उन्हें न्यायपूर्वक एक खूंटे में रगड़ लें। खूंटे में रगड़ने से दो हिस्सों में वो दाल का दाना टूट गया। दाल को तोड़ने के लिए रगड़ा ही था, लेकिन खूंटे में कोई दरार वगैरह रही होगी, आधा हिस्सा उसमें फंस गया। आधा जो बाहर का हिस्सा है वो मैना लेके उड़ गई। अब तोते का आधा हिस्सा है जो खूंटे में फंसा हुआ है। जब तोता नहीं निकाल पाता तो बढ़ई के पास जाता है, बढ़ई से कहता है, आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेस जाई। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब वो राजा के पास जाता है। राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, पूरी बात बताता है। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, पूरी बात बता, वही रिपीट करता है। रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो या रानी काटो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो, नदी ना आग जलाए, और पूरी बात उसको भी बताता है। हाथी भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम नदी क्यों सोखें, नदी क्यों पी लें। अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग भाषाओं में इस कहानी में। कहीं लोक कथा में, कहीं कहीं नदी की जब तालाब आ गया, कहीं कहीं अलग अलग एलिमेंट्स आ गए। जब सबसे निराश हो जाता है, अब तोता रोते हुए जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है, और चींटी आकर तोते से रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो वो हाथी के सूंड में घुस करके रेंगने लगती, रेंगते हुए हाथी के सूंड में चली जाती। तब हाथी कहता है कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोए। और जब हाथी नदी सोखने जाता है, पहुंच जाता है, तब नदी कहती, नहीं अब हमें सोखो खो ना कोई, हम तो आग बुझाई लोई। और जब वो आग बुझाने के लिए जाती है तो आग, लाठी जलाने को लाठी, सांप मारने को सांप, रानी डसने को रानी, राजा छोड़ने को राजा, बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, और इस तरह से उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव कौन है? चींटी। और चींटी सबसे शक्तिशाली है, सबसे
पावरफुल है, सबसे इफेक्टिव अपने किस गुण के कारण है? संवेदना की। संवेदना, दूसरे की वेदना को अपनी वेदना समझना, दूसरे की वेदना को महसूस करना, दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, किसी में इतनी संवेदना नहीं हुई कि उसके लिए जरा सा कुछ कर दे। राजा को केवल बढ़ई को कह करके उसका दाना निकलवा देना था, उसको भूख से बचा लेना था, लेकिन किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन चींटी में इतनी संवेदना हुई कि वो खुद आकर के उसके रोने का कारण पूछती, और सबके पास वो खुद गिड़गिड़ाते हुए गया था तोता। यहाँ चींटी खुद उसके पास आके पूछती है कि क्यों रो रहे हो, या क्यों परेशान हो, क्यों तकलीफ में हो, क्या हो गया। यही होती है सच्ची संवेदना, जब हम खुद उसके पास, हमें इंतज़ार नहीं करना रहता कि वो हमसे आए और मदद मांगे। हम जिसको पीड़ित को देखते हैं उसके पास खुद जाकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उसके दुख के निराकरण के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पे, ढेर सारे लोग घेरे खड़े रहते हैं, लेकिन वो तमाशबीन होते हैं। उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए या सही जगह ले जाने के लिए शायद ही एक आध कोई आगे आता है, वो जो चींटी जैसा होता है। नहीं तो केवल उत्सुकतावश लोग घेरे रहते हैं, संवेदनावश नहीं। संवेदना और उत्सुकता में यही अंतर है। जाते वहाँ हैं संवेदना वाले लोग भी और उत्सुकता वाले लोग भी। उत्सुकता वाले उत्सुकता शांत करके वापस आ जाते हैं, संवेदना वाले दुख शांत करके तब वापस आते हैं। ये उत्सुकता और संवेदना में अंतर है। चींटी में संवेदना थी, उसने रोने का कारण जानने के लिए उसके पास जो शक्ति थी उतना उसने किया। उसके पास अगर केवल रेंगने की शक्ति थी तो वो पूरी संवेदना के साथ रेंगी। वो रेंगते हुए हाथी के सूंड में पहुंच गई और वहीं से परिवर्तन शुरू हो गया। पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया चींटी के संवेदना के साथ रेंगने से, केवल चींटी के संवेदना के साथ रेंगने से। अगर पूरी संवेदना के साथ एक छोटा सा भी काम किया जाता है तो उसका जो परिवर्तन होता है, इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो स्विच की तरह से होता है। जैसे बिजली के स्विच को हम दबाते हैं तो बड़े बड़े मशीन और क्या क्या सब चलने लगते हैं, सिस्टम चलने लगता है। वैसे ही चींटी के सरल तरीके से हाथी के सूंड में रेंगने से मात्र पूरा अक्रियाशील सिस्टम क्रियाशील हो जाता है। तो संवेदना ड्राइविंग सीट पे होती है। संवेदना ज्ञान बल, धन बल, बाहुबल, संसाधन बल, इन सब में ये जो बाकी एलिमेंट्स थे वह भारी थे चींटी पर, लेकिन उनके पास संवेदना का बल नहीं था। चींटी के पास संवेदना का बल था। संवेदना, दूसरे की वेदना को समझना, यह केवल एक आपके अंदर का क्रिया ही नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यह ड्राइविंग सीट पे होती है। अगर आपके पास कितना भी ज्ञान हो, बल हो, संसाधन हो, शारीरिक बल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप में संवेदना का बल नहीं है तो आप कोई काम इनिशिएट ही नहीं करेंगे, शुरू ही नहीं करेंगे। आप ड्राइविंग सीट पर हमेशा संवेदना रहती है और ज्ञान और बल नहीं रहते हैं। आप परिवार के लिए भी तभी कुछ करते हैं जब परिवार के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके सुख दुख को अपना समझते हैं और उनके सुख के लिए या दुख के निराकरण के लिए काम करते हैं। वही जब संवेदना का विस्तार होता है, जहाँ जहाँ के सुख दुख को आप अपना महसूस करते हैं, वहाँ के लिए फिर आप काम करने लगते हैं। वहाँ के लिए फिर आपके वो संवेदना ड्राइविंग सीट पर आकर आपसे काम करवाती है। उस चींटी में सबके लिए संवेदना थी, और उस चींटी में केवल चींटियों के अलग अलग जातियों के लिए ही संवेदना नहीं थी, एक अलग प्रजाति के तोते के लिए भी संवेदना थी। तो इस कहानी का लोकतंत्र से अर्थ यही है कि वो चींटी है कौन? जो एक आम आदमी, हम भारत के लोग, हर भारत का नागरिक जो आम आदमी है, हम सब चींटियां हैं, और हम सब शक्तिशाली हो जाते हैं अगर हम संवेदनशील हो जाएं। हमें वह शक्तिपुंज आ जाता है जब हम संवेदनशील हो जाएं और जान लें कि हम शक्तिशाली हैं, हम मालिक हैं। संविधान ने भी हमको शक्तिशाली बना दिया है, हमको इस देश का मालिक बनाया है। हम भारत के लोग ही
का राज्य है, गणराज्य है, लोकतंत्र है। लेकिन उसके लिए लोकतंत्र होने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए और संवेदना का विस्तार होना चाहिए। जब आपकी आंखें खुली होंगी तो संवेदना अपने आप आने लगेगी। आप जब सीमित होते हैं तब सड़ने लगते हैं, विचार आपके संकुचित होने लगते हैं। लेकिन अगर आंखें खुली हुई हैं तो आप सबको सारी सच्चाई को देखेंगे, संवेदना अपने आप आपके अंदर आएगी। तो तब आप लोकतंत्र बना पाएंगे और लोक का हिस्सा बनेंगे। तो चींटी सबसे शक्तिशाली है और वह लोकतंत्र में आम आदमी ही चींटी है अगर वह संवेदनशील है, अगर वह खुली आंखों वाला है। तो हमें चुनाव में हमारा जो सिस्टम अक्रियाशील हो जाता है बार बार, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है कि आप खुद देख रहे होंगे कि सिस्टम कहाँ कहाँ अक्रियाशील है, कैसे कैसे अक्रियाशील है। शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, पर्यावरण का क्या हाल है, दफ्तरों का क्या हाल है। आप किसी भी तरफ देख लीजिए, बाढ़ और आपदाओं का क्या हाल है, इतने साल से नदियों का क्या हाल है, पेड़ों का क्या हाल है, प्रदूषण का क्या हाल है। तो ये सारी समस्याएं तभी हल होंगी, ये जो सारा सिस्टम अक्रियाशील है वो तभी क्रियाशील होगा जब चींटियां पूरी संवेदना के साथ कार्य करना शुरू करेंगी। और चुनाव ही वह मौका है जब हम सब चींटियों को एक्टिवेट होना है और उस चींटी को तो हाथी के सूंड में घुसना पड़ा था। हाथी प्रतीक है वाइट एलिफेंट का, नॉन गवर्निंग सिस्टम्स का, अक्रियाशील सिस्टम्स का भी प्रतीक है हाथी। वाइट एलिफेंट, लोग कहते हैं कि वो व्यवस्था तो वाइट एलिफेंट हो गई है, बस खाती जाती है, करती धरती कुछ नहीं है। और जो भी इतने 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए चुनाव खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो जिस व्यवस्था में बनाएगा जाएगा, जो मंत्रिमंडल बनेगा या जो भी, तो वो वाइट एलिफेंट के लिए अलावा क्या बनेगा। फिर उसी का इतना खर्च करके गया तो कई गुना कमाएगा। आजकल टिकट लेने के लिए लोग पैसे देते हैं और करोड़ों में, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। तो फिर जीतने के बाद क्या करेंगे, वो सेवक हैं या व्यापारी, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो सबसे कम प्रचार कर रहा हो सबसे सुरक्षित तो वही है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से यह आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप उसको तो हाथी के सूंड में घुसना था, आप जैसी चींटियों को व्यवस्था को एक्टिवेट करने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए केवल बैलेट मशीन तक जाना है और वोट देना है। इतना करना है, हमको बैलेट मशीन तक जाना है, इतना तो करना है। अगर हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और अपने देश के प्रति और अपने धरती के प्रति संवेदना महसूस करते हैं तो हमें बैलेट मशीन तक जाना है। और जो चींटी जैसा हो, जो चींटी जैसा संवेदनशील हो, भले ही छोटा हो, बहुत बड़ी पार्टी का ना हो, निर्दल हो या कोई भी हो, लेकिन जिसको आप जानते हैं कि यह व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द को समझता है, बस उसी को वोट दे दीजिए। ज्ञान बल, बाहुबल, धन बल, संसाधन बल कुछ नहीं देखना है, वो संवेदना का बल देखना है। जो आपके दुख से दुखी होता हो, बाकी सारे चीज़ वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के व्यवस्थाओं में सब चुने हुए हैं। अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि केवल संवेदनशील है तो सही लोगों से राय लेकर के सही व्यवस्था बना के सब काम करा लेगा। आपको केवल संवेदनशील व्यक्ति चुनना है। आज जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, बस ये मैसेज हर व्यक्ति तक होना चाहिए और हर व्यक्ति चींटी बन करके बैलेट मशीन तक जाए और अपना मत चींटी जैसे को दे। बस यही व्यवस्था को क्रियाशील बनाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अवसर भी है, साधन भी है। और कब नोटा, और अगर सोचिए मत, नोटा तो हारती हुई पार्टियां जो उनके वोट बैंक कहीं और ना चले जाएं और नोटा में जाके बर्बाद हो जाएं, उसके लिए
प्रचारित करती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो जिनके वोट बैंक खिसक रहे होते हैं, या जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो आपकी शक्ति को, जनशक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। जब नोटा के नंबर्स से चुनाव के रिजल्ट पर कोई असर नहीं होता तो नोटा रिडंडेंट है। नोटा तो एक आपको अपनी शक्ति की आत्महत्या का उपकरण है। उसके बारे में सोचिए भी मत। और वोट देने न जाना वो भी नोटा की तरह से है। आपको वोट देने जाना है और नोटा नहीं दबाना है। जो चींटी जैसा हो उसको वोट देना है। अगर आप जानते हो और अगर पाते हो कि आप किसी को नहीं जानते हैं तो जो सबसे कम प्रचार कर रहा है उसको वोट दे दीजिए। एकदम सेफ है, सुरक्षित है। क्योंकि जो भी प्रचार ज़्यादा कर रहा है, करोड़ों अरबों खर्च कर रहा है, वह कहीं ना कहीं से फिर कमाने के लिए जा रहा है। तो यह सब बातें, क्योंकि आज मतदान का पर्व है, ये बातें होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। इसको यथासंभव जहाँ जहाँ तक हो सके प्रचारित प्रसारित करिए। हम सब लोग तंत्र के सैनिक हैं। उन 8 लाख शहीदों जो इन्होंने जान की बाजी लगाई 1857 से 1947 तक, उनकी आत्माएं या उनकी वो शहादत वो हमसे उम्मीद करती है, हमसे मांग करती है, हमें प्रेरित करती है कि हम जन जन तक ये बातें फैलाएं, ताकि वो जिन सपनों के लिए जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है वह सपने सार्थक हों। उनकी शपथ या कसम लेकर के हमको यह लोकतंत्र की इस रक्षा के लिए और जनशक्ति की रक्षा के लिए, जन सशक्तिकरण के लिए और व्यवस्था जो अक्रियाशील है उसको क्रियाशील बनाने के लिए, उसमें जो लोभ और अन्य विसंगतियां हावी हो गई हैं उनको दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उस चींटी जैसा अपने को सशक्त महसूस करें और संवेदना के साथ बैलेट मशीन तक जाकर के ज़रूर वोट दें। यह आज का भी मैसेज है और अगले सारे चरणों में भी ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा। इसको आप हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी भगीरथ हैं लोकतंत्र के, शहीदों के सपनों के और संविधान के। और अब एक छोटी सी कविता पुरस्कार वह आपके सामने रख रहे हैं। और फिर जो हाइकू की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ हाइकुओं की भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी थी जो आज चुनाव के संबंध में हुई है। कोई उस बादल को कैसे पुरस्कृत करेगा, कोई उस बादल को कैसे पुरस्कृत करेगा जो लोगों की व धरती की प्यास बुझाने के लिए बरस कर बरसते बरसते समाप्त हो जाता है। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और बहुत बड़े पुरस्कारों के तो कुछ शर्महाया होती भी है नोबेल वगैरह में, लेकिन अधिकांश पुरस्कार तो मैनेज किए जाते हैं। कई बड़े पुरस्कार पाए हुए लोगों ने भी कहा कि पांडे जी पुरस्कार मिलते नहीं हैं, पुरस्कार छीने जाते हैं। ये है देश की असलियत। क्या क्या मैनेज हो रहा है। जब करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके लोग चुनाव जीत रहे हैं तो उसके बाद वो जब और कई गुना कमाने में लगे हुए हैं तो फिर कहाँ से हम न्याय की उम्मीद करें, किससे न्याय की उम्मीद करें। तो कोई उस बादल को कैसे पुरस्कृत करेगा जो लोगों की व धरती की प्यास बुझाने को बरस कर बरसते बरसते समाप्त हो जाता है। उस बादल को कैसे कोई पुरस्कृत करेगा। कोई उस छाया को कैसे पुरस्कृत करेगा जो कड़ी धूप से राही को छांव और विश्राम देते देते धूप के साथ साथ समाप्त हो जाती है। कोई उस छाया को कैसे पुरस्कृत करेगा जो कड़ी धूप से राही को छांव और विश्राम देते देते धूप के साथ ही साथ समाप्त हो जाती है। कोई उस सुगंध को कैसे पुरस्कृत करेगा जो लोगों को अपने होने का आनंद देकर बहुत आगे निकल जाती है, दूर तक पहुंचने बिखरने को। कोई उस सुगंध को कैसे पुरस्कृत करेगा जो लोगों को अपने होने का आनंद देकर बहुत आगे निकल जाती है, दूर तक
पहुँचने बिखरने को। कोई उस जड़ को कैसे पुरस्कृत करेगा? इस पेड़ की जड़ों को कौन पुरस्कृत करेगा? जो ज़मीन के अंदर ही रहना चाहती हैं, यदि बाहर रहने लगेंगी और पुरस्कारों के चक्कर में पड़ेंगी, तो फिर जीवनदायिनी जड़ नहीं रह जाएगी और संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाएगा। कोई उस जड़ को कैसे पुरस्कृत करेगा जो ज़मीन के अंदर ही रहती हैं, रहना चाहती हैं, उनकी इच्छा भी नहीं होती कि ज़मीन के बाहर आ जाएं, पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हो जाएं। कोई उस जड़ को कैसे पुरस्कृत करेगा जो ज़मीन के अंदर ही रहती हैं और रहना चाहती हैं, और यदि बाहर रहने लगी, पुरस्कारों के चक्कर में पड़ने लगेंगी, तो फिर जीवनदायिनी जड़ नहीं रह जाएंगी और संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग, ये देश अगर चल रहा है, समाज चल रहा है, तो बहुत सारे लोग चुपचाप साधना कर रहे हैं जड़ों की तरह से। वो लोभ, लाभ और पुरस्कारों के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, और वही चींटियां हैं। कोई उस नींव को कैसे पुरस्कृत करेगा? कोई उस नींव को कैसे पुरस्कृत करेगा जो ज़मीन के नीचे अदृश्य रहकर, कोई उस नींव को कैसे पुरस्कृत करेगा जो ज़मीन के नीचे अदृश्य रहकर पूरी इमारत को स्थिरता और ताकत देती हैं, पूरी इमारत को स्थिरता और ताकत देती हैं। कोई उस फूल को कैसे पुरस्कृत करेगा? कोई उस फूल को कैसे पुरस्कृत करेगा जो तोड़ लिया गया? ये बड़ी विडंबना है। कोई उस फूल को कैसे पुरस्कृत करेगा जो तोड़ लिया गया है किसी और को पुरस्कृत करने के लिए? कोई उस फूल को कैसे पुरस्कृत करेगा जो तोड़ लिया गया है किसी और को पुरस्कृत करने के लिए, माला बनाकर पहनाने के लिए? वो बेचारा फूल किसी और को पुरस्कृत होने के लिए कुर्बान कर दिया जा रहा है। वो अपनी पेड़ पर रहता, खुशबू फैलाता, जिंदा रहता, लेकिन उसको तोड़ करके और किसी को पुरस्कृत करने के लिए माला बना के पहनाया जा रहा है। कोई माँ के उन कोशिकाओं और उस दूध को कैसे पुरस्कृत करेगा? कोई माँ के उन कोशिकाओं और उस दूध को कैसे पुरस्कृत करेगा जो सीधे बच्चे के अंदर जा समाकर उसे रच रहा होता है? कोई उस माँ को कैसे पुरस्कृत करेगा, और कोई माँ के उन कोशिकाओं और उस दूध को कैसे पुरस्कृत करेगा जो सीधे बच्चे के अंदर जा समाकर उसे रच रहा होता है? इन सब को यदि गहराई से समझा जाए, इन सब को यदि गहराई से समझा जाए, इन सब को यदि गहराई से समझा जाए, इनसे सदैव संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस किया जाए, इन सब को जिनका भी उल्लेख ऊपर कविता में हुआ, इन सब को जिनका अभी उल्लेख कविता में हुआ, इन सब को यदि गहराई से समझा जाए, इनसे सदैव संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस किया जाए, तो शायद यही इनके लिए सबसे असली पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्योंकि ये पुरस्कारों के मोहताज नहीं हैं, इनका कार्य और इनका आनंद पुरस्कारों से बहुत बड़ा है। इनका कार्य और इनका आनंद पुरस्कारों से बहुत बड़ा है। ये सभी, चाहे वो बादल हो, चाहे वो छाया वृक्ष की हो, चाहे वो आज YouTube पे दिक्कत आ रही है,
अब आ गया। तो ये इन सब, चाहे वो बादल हो, पेड़ और उसकी छाया हो, सुगंध हो, जड़ें हो, नींव हो, फूल हो और माँ, इन सबको यदि गहराई से समझा जाए, इनसे सदैव संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस किया जाए, तो शायद उनके लिए वही सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि ये पुरस्कारों के मोहताज नहीं हैं। इनका कार्य और उसका आनंद ही पुरस्कारों से बहुत बड़ा है। इनका कार्य और उसका आनंद ही पुरस्कारों से बहुत बड़ा है। तो ये कविता थी पुरस्कार। और YouTube पर आज दिक्कत हो रही है, तो 2-3 हाइकू सुनाकर आज का प्रोग्राम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि YouTube पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। और कल हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि जब तक एक हाथ दाएं एक हाथ बाएं न चलाएं, हम तैर या आगे नहीं बढ़ सकते। हम जब तक एक हाथ बाएं एक हाथ दाएं न चलाएं, हम तैर या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगली हाइकू है, ये हम लोगों के समय का है, लेकिन समय के साथ चीज़ें कैसे परिवर्तित होती हैं, वही पीढ़ियों के साथ रियलिटीज़ कैसे बदलती रहती हैं। देखिए, बाप गांव में, बेटा शहर में, रिश्ते अधर में। बाप गांव में, बेटा शहर में, रिश्ते अधर में। अब मज़ेदार बात देखिए कि ये कविता है 30-40 साल पुरानी। आज अगर इसी को लिखना हो तो इसको दूसरे रूप में भी, कि बाप देश में, बेटा विदेश में और रिश्ते अधर में। बाप गांव में, बेटा शहर में, रिश्ते अधर में। और धार्मिक कहेगा ईश्वर अनंत है। एक जो प्योरली रिलीजियस व्यक्ति होगा वो कहेगा कि ईश्वर अनंत है, गॉड इज इनफाइनाइट। और वैज्ञानिक कहेगा अनंत ही ईश्वर है, और वैज्ञानिक कहेगा अनंत ही ईश्वर है। दरअसल ईश्वर और अनंत दोनों सिनोनिम्स हैं। ईश्वर अनंत है और अनंत ही ईश्वर है, दोनों सच है। 3-4 और देखिए। व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतार। केवल राम या कृष्ण ही अवतार नहीं हुए, उनका पूरा परिवेश ही अवतारत्व प्राप्त कर रहा है। पूरा राम का पूरा परिवेश राममय है और कृष्ण का पूरा परिवेश राममय है, या बुद्ध का पूरा परिवेश ही बुद्धमय है। तो व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। और इसी का एक पूरक है जो शायद इसको समझने में लिए ये आसानी देता है, कि राम के लिए रावण भले ही विरोधी रहा हो, राम के लिए रावण भले ही विरोधी रहा हो, लेकिन वाल्मीकि और तुलसी के लिए, या रामायण और रामचरितमानस के लिए, रामायण और रामचरितमानस के लिए तो रावण भी है एक आवश्यकता। राम के लिए रावण भले ही एक विरोधी रहा हो, लेकिन जब उनका आख्यान लिखा जा रहा है, उनके समय के अवतारत्व का वर्णन किया जा रहा है, तो चाहे वाल्मीकि का रामायण हो या तुलसी की
रामचरितमानस हो या तमाम सारे राम की कथाएं लिखने वाले ग्रंथ दक्षिण भारत में और तमाम हर भाषा में हैं, तो उनके लिए रावण भी है एक आवश्यकता, उतनी ही आवश्यकता है जितना राम। मज़े की बात यह है कि उनका जब आख्यान लिखा जा रहा है तो जो दूसरा विरोधी ध्रुव है वह भी एक आवश्यकता है। और दो और, आनंद का आधार। लोग कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, मैं इसको नहीं मानता। एकदम साधारण एंगल से, साधारण तरीके से, खुली आंखों से जो देखा जाए और जो कहा जाए वही अच्छा विचार है। उच्च विचार की ज़रूरत नहीं है, सादा विचार की ज़रूरत है, बिना नमक मिर्च के। क्योंकि अलंकारिक और उच्च स्तर पर जा कर के ऊंचे टीले पर से चिल्लाने से वो विचार नहीं ऊंचा हो जाएगा। उच्च विचार नहीं, सादा विचार, सहज समाधि जो कबीर कहते हैं। तो मैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं, सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग की बात करता हूँ। सिंपल, मोस्ट सिंपल, और वो सच ही हो सकता है। हाई झूठ हो सकता है, हाई क्वालिटी का झूठ हो सकता है, लेकिन सच सिंपल ही होगा। सच विशेषणों से मुक्त होगा, वो केवल क्रियाओं में होगा और क्रियाओं का सही वर्णन में होगा। तो आनंद का आधार, आनंद का आधार सादा जीवन, सादा विचार। आनंद का आधार सादा जीवन, सादा विचार। द बेस ऑफ हैप्पीनेस, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग। आनंद का आधार सादा जीवन, सादा विचार। और एक आखिरी है, और इसीलिए वनस्पतियों और पेड़ के नज़दीक जा कर के ये भावगंगा का प्रोग्राम करने का हमेशा मन रहता है, क्योंकि वनस्पतियाँ हमें देती हैं, ये वनस्पतियाँ ये हमें देती हैं केवल आवश्यक वस्तुएं ही नहीं, केवल आवश्यक वस्तुएं ही नहीं, आवश्यक विचार भी। वनस्पतियाँ हमें देती हैं केवल आवश्यक वस्तुएं ही नहीं, आवश्यक विचार ही। कई बार मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब यही भावगंगा का प्रोग्राम कमरे में बैठ कर के दिया, या हम भारत के लोग प्रोग्राम के 100 एपिसोड्स कमरे में बैठ के दिए, तो वह खुलापन, वह विचार, आप खुद तुलना करके देख लीजिए हम भारत के लोग और इसका। ये पेड़ों के बीच में बैठ करके पता नहीं कौन कौन से आवश्यक विचार आ जाते हैं। इन चिड़ियों के बीच में बैठ करके पता नहीं कौन कौन से आवश्यक विचार आ जाते हैं जो पहले सोचा भी नहीं था। तो ये दे रहे होते हैं, इनसे मैग्नेटिज्म मिल रहा होता है, इनसे वो संवेदना जो इनसे जुड़ती है उससे वो अपने आप प्रस्फुटित होते हुए विचार, वो सादा सादा विचार। और ये वनस्पतियाँ बेचारी इतनी सादी हैं तो इससे विचार भी सादा ही मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि सत्य हमेशा सादा होता है और झूठ बहुत ऊंचा भी हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है, बहुत चमत्कारिक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सच हमेशा सादा होता है। लेकिन उसके लिए खुली आंखें चाहिए। आनंद का आधार सादा जीवन, सादा विचार। तो इसी के साथ आज की भावगंगा हम लोग समाप्त करते हैं। YouTube पे ये पूरा नहीं आ पाया है, बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन अब हम लोगों के पास वो सिस्टम है कि Facebook पे अगर पूरा रिकॉर्ड हो गया है तो Facebook से डाउनलोड करके फिर हम लोग इसको YouTube पे अपलोड कर दें। तो जो YouTube पे प्रोग्राम पूरे नहीं आ पा रहे हैं उनको Facebook से उस पर अपलोड कर देंगे, तो इसलिए वो लोग भी पूरा देख पाएंगे। और ऐसे प्रोग्राम्स में इसी नंबर पे दो रहेंगे, एक फेसबुक वाला और एक यूट्यूब। एक फेसबुक से जो इस पर अपलोड करेंगे, जो एक डायरेक्ट अपलोडेड है लेकिन थोड़ा अधूरा है। तो इसलिए कहीं कहीं पर अब इस तरह के जैसे जो घटनाएं जब हो जाएंगी कि आधा ही या एक छोटा हिस्सा कट जाए, तो ऐसी स्थितियों में यूट्यूब पे दो प्रोग्राम्स उसके रहेंगे, एक पूरा एक और आधा वाला। इसी के साथ आज हम लोग अपनी भावगंगा समाप्त करते हैं और विश्वास है कि लोकतंत्र के आज के पर्व पर लोग खुली आंखों से
और चींटी बनकर जाएंगे और चींटी जैसा जो प्रत्याशी होगा संवेदनशील, उसी को चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।